क्या पद और रसूख किसी वीआईपी को नियमों के उल्लंघन की इजाजत देता है? इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन हजारीबाग से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कानून ताक पर खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल 13 फरवरी को किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने पदयात्रा का आयोजन किया था। इस पदयात्रा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ विधायक अंबा प्रसाद और कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए, और इस वायरल वीडियो में विधायक अंबा प्रसाद बुलेट गाड़ी चलाती हुई दिख रही है। जरा इन तस्वीरों पर पहले नजर डालिए। देखिए, ये बुलेट चलाती हुई जो महिला आपको नजर आ रही है वो अंबा प्रसाद है। किसानों के समर्थन में पदयात्रा की शुरुआत की गई थी और जिस बाइक को वो चला रही हैं, जिस बुलेट पर वो बैठी हुई हैं, जिसे वो चला रही हैं, उसकी पिछली सीट पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बैठे हुए हैं। इस दौरान न तो बुलेट चला रही विधायक जी हेलमेट पहने हुए नजर आ रही हैं और न ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ही ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये वही वायरल वीडियो है जो इस वक्त कई सवालों को अपने आप में खड़ा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की गई थी। लेकिन जब विधायक और कृषि मंत्री ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते दिखेंगे तो आम लोगों पर इसका क्या और कैसा असर होगा, ये समझ आसानी से इसे समझा जा सकता है। और ऐसे में क्या आम और खास के लिए अलग अलग नियम और प्रावधान हैं? क्या जिन नियमों के तहत जिंदगी अनमोल है और इसी के लिए आपको नियमों का पालन करना चाहिए, वो आम लोगों के लिए सहज और आसान हो जाते हैं? इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री और विधायक क्या कानून तोड़ेंगे? क्या विधायक के लिए नियम नहीं है? अलग अलग नियम होते हैं जी। देखिए, नियम तो सबके लिए एक है, और चाहे वो माननीय हो, चाहे आम हो या खास हो, सब नियमों सबके लिए बनती है और सबके लिए बराबर होता है। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं यह साफ संकेत है कि जो नियम है, ट्रैफिक के नियम है, उसका पालन नहीं किया गया है। और ऐसे में जब हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता हो और लोगों को इस बात को लेकर अवेयर किया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए, ट्रैफिक रूल का पालन किया जाए, और ऐसे में अगर माननीय ही अगर यहाँ के नियमों को अनदेखी करेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पर आम लोगों का असर पड़ता है। हालांकि यह वायरल वीडियो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो वीडियो है वो साफ संकेत दे रहा है कि नियमों की धज्जी उड़ाई गई है। ऐसे में राकेश, क्या आपने अंबा प्रसाद से संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनके पक्ष को जानने की कोशिश की थी, उनसे ये जानना चाहा कि क्या आपको नहीं पता कि अगर आप गाड़ी चला रही हैं तो सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट पहनना जरूरी है? जी देखिए, हमने कोशिश किया था उनसे संपर्क करने का, लेकिन उनके फोन नहीं लग पाए और उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है वो तमाम चीजें अपने आप में बयां करने लगा है कि आखिर जब माननीय इस तरह से अगर नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम लोग का क्या होगा, आम लोग कैसे अवेयर होंगे। क्योंकि जिंदगी अनमोल है और तमाम कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां लोग नियमों की अनदेखी कर गाड़ी चलाए हैं, वाहन चलाते हैं और कई घटनाएं घटती है। तो ऐसे में माननीय के साथ माननीय भी अगर इस चीजों को पालन करे तो लोगों के बीच एक बड़ा अवेयरनेस का कार्यक्रम होगा कि लोग भी इसको लेकर जागरूक होंगे। लेकिन भी उनके साथ इस बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राकेश, क्या उनसे संपर्क हो पाया? जी देखिए, 13 फरवरी को हजारीबाग में एक किसान पदयात्रा का आयोजन किया गया था कृषि बिल कानून के खिलाफ में और किसानों के आंदोलन के समर्थन में, और उसी दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है। और हालांकि यहाँ पे चूंकि बादल पत्रलेख रांची में है, उनसे हमारी भी संपर्क नहीं हो पाई है, लेकिन जो तमाम वीडियो है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं विभा। और इसमें जरूरत है कि तमाम जो माननीय है उनको ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आम लोग भी
इस बात को समझ सके कि ट्रैफिक नियम या यातायात जो नियम है उसको पालन करना कितना जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये है हमारे माननीय, जिनको लोग देखते हैं उनके हिसाब से उन्हें अनुकरण करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए ये माननीय कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे जब खुद सड़कों पर ये बिना नियम कानूनों का पालन किए उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साहिबगंज में मोबाइल फोन चोरी करने वाले गिरोह का कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त है जहां पर मोबाइल चोर गिरोह के कनेक्शन जो हैं, जो तार हैं, वो बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस फिलहाल चौकस हो गई है। मोबाइल चोरी के मामले में चर्चित साहिबगंज में दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस चारों की तलाश में औसतन हर महीने आती है। और देखिए यहाँ पर लगातार जिस तरह की चोरी की घटनाएं मोबाइल को लेकर हो रही हैं, उसमें इन चोरों की तलाश में ये तमाम जगहों की पुलिस यहां पर पहुंचती जरूर है और लोकल पुलिस के साथ छापेमारी भी करती है। महाराष्ट्र पुलिस के पास दर्ज मामले पर स्थानीय पुलिस ने कुख्यात चोर आलम शेख को दबोचा और चोरी के मोबाइल बांग्लादेश में बेचने का खुलासा हुआ। अब पुलिस स्थानीय नेटवर्क की खोज कर रही है। वहीं 2 से 3 गांवों को पुलिस चिन्हित भी कर चुकी है जहां से कई लोग रडार पर हैं। इसके लिए जो राजमहल थाना क्षेत्र में अनुमंडल में है, जो 2-3 गांव चिन्हित है, इसकी सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें भी अपेक्षित सफलता मिलेगी। मोबाइल चोरी को लेकर साहिबगंज जिला चर्चा में रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की पुलिस हो या अन्य राज्यों की पुलिस, मोबाइल चोरों की गिरफ्तारी के लिए अन्य राज्यों की पुलिस यहां पे तलाश में पहुंचती रही है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र पुलिस ने इस बार एक चोर की तलाश में जब साहिबगंज पहुंचती है तो उस साहिबगंज जो मोबाइल चोर है उसका कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ जाता है। तो जिला प्रशासन भी इस बार मोबाइल जो चोरी करने वाले चोर हैं उनका बांग्लादेश कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। जिस तरीके से मोबाइल चोरों का बांग्लादेश कनेक्शन इस बार साफ हुआ है, इस बार पर्दाफाश हुआ है, उससे जिला प्रशासन, जिला पुलिस को भी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मोबाइल चोरी को लेकर ये जिला जो है वो पूरी तरीके से बदनाम है। अब लिहाजा पुलिस जो है इन चोरों को का लिस्टेड किया जा रहा है और इन चोरों को चिन्हित करने के बाद पुलिस छापेमारी कर इन्हें सही अंजाम तक पहुंचाएगी। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। तो जमशेदपुर और सरायकेला जिला के बॉर्डर पर एक ट्रॉली बैग में एक शव मिलने के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई। NH 33 पर एक निजी होटल के पास नाली में ये ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था। जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। शव काफी खराब हो गया है, जिससे इसकी पहचान नहीं हो पा रही। वहीं उसके पास कोई ID कार्ड भी नहीं था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिन हो चुका है, ताकि पूरा बॉडी डिकम्पोज हो चुका है। इसको कैसे निकाले आप लोग? नहीं, निकाले भी नहीं है बॉडी, इसलिए क्योंकि खोले नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से हम लोग देखेंगे। उठाया गया, उठाए अभी हम लोग इसको तो JCB के माध्यम से इसको अभी उठाए कुछ नहीं। यहाँ पर बॉडी एकदम जैसा है वैसे पड़ा हुआ था। इसी क्या चीज़ से उठाया गया उसमें? अभी तो हम लोग JCB इसको उठा के ले जा रहे हैं, इसको पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद इसका अनुसंधान होगा। रांची के नामकुम के चाय बागान में 19 दिसंबर को मुकेश झा सहित 3 युवकों को गोली मारने के मामले में रांची पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटरों को पुलिस ने बिहार के छपरा से धर दबोचा है। गिरफ्तार शूटरों में छोटेलाल राय और शैलेश कुमार शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। SSC ऑफिस के पास कुछ फायरिंग की घटना घटी थी, जिसमें कि मुकेश झा के अलावा 2 अन्य व्यक्ति प्रवीण और रंजित घायल हुए थे। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ब्लाइंड केस था और इसमें कहीं कोई सुराग नहीं था, कुछ नहीं था। और जो मतलब इसमें विक्टिम थे वो भी कुछ इसमें बताने में वो नहीं सक्षम नहीं पा रहे थे। और जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन के ऊपर देखा गया तो लगा कि मतलब एक ब्लाइंड केस है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण एसपी साहब के नेतृत्व में टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें DSP क्वार्टर 1 नीरज कुमार जी, थाना प्रभारी प्रवीण जी और इनके टीम और टेक्सटाइल के लोग थे।
और आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में इस कांड में 3 व्यक्ति अरेस्टिंग ऑलरेडी निखिल कुमार, निशांत सांडवार और सौरभ सिंह की हो चुकी है। इन दो मुख्य जो थे, जो कि फायरिंग किया था, जो फायरर थे छोटेलाल राय और शैलेश कुमार, इसकी अरेस्टिंग बिहार से की गई है। और इनफैक्ट इनको पूछताछ के बाद मामला क्लियर हो गया कि बेसिकली नीरज झा और मुकेश झा के बीच में आपस में कुछ लेन देन का इशू था और नीरज झा का बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और इसी में नीरज झा ने अपने साथी अपराध कर्मियों जो बिहार में बेस्ड हैं, कुछ बंगाल में बेस्ड हैं, उसके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया था। झारखंड में सरकारी दफ्तरों और सचिवालय में बाबुओं और साहिब की लेट लतीफी के चर्चे आम हैं, लेकिन जब आने वाले दिनों में बजट की तैयारी में सरकार और महकमा लगा हो तब भी समय से दफ्तर नहीं आना अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। रांची के एफएफपी बिल्डिंग में 10 विभाग चलते हैं, लेकिन यहां भी बाबुओं की लेट लतीफी आम हो चली है। जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में बाबू और साहबों का लेट आना लगातार जारी है, लेकिन जब आने वाले दिनों में अभी बजट की तैयारी हो रही है और उसके साथ साथ में विधानसभा के अब बजट सत्र भी होने वाला है, वैसे में भी बाबुओं की लेट लतीफी जारी है, कह सकते हैं। अभी हम हैं, ये एफएफपी बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट भवन, जहां मुख्य झारखंड सरकार का मंत्रालय है, उसके सामने का बिल्डिंग है। 10 विभाग इसमें चलते हैं, जिसमें कई विभाग तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अलावा पंचायती राज, झारखंड जल छाजन मिशन सहित कई विभाग हैं। देखिए अभी जो कर्मी हैं वो अभी आना शुरू किए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब कर्मचारियों का ये स्थिति है, बाकी का क्या स्थिति होगा। सामने दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहें कि दिखलाएं किस तरह से अगर जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो 3य श्रेणी के कर्मचारी, सेक्शन ऑफिसर्स या फिर अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए किस तरीके से लेट लतीफी अब आदतों में शुमार हो चुकी है। सहयोगी उपेंद्र हमारे ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे और हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। अविनाश कुमार झारखंड मंत्रालय से रांची से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अब से कुछ देर में भुवन किशोर झा भी नेपाल हाउस रांची से जुड़ेंगे। फिलहाल सीधे रुक करना चाहूंगी मैं अविनाश कुमार आपका, जहां पर क्या ये माना जाए कि जिस विकास को रफ्तार देने के लिए इन बाबुओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो बाबू ही संवेदनहीन भी हैं, सजग भी नहीं हैं, या फिर ये कार्यशैली अब आदतों में शुमार हो चुकी है जिसे देखने वाला भी कोई नहीं? एकदम आपने सही कहा है और झारखंड के लिए ये बात आम हो जाती है, क्योंकि अगर आप सरकारी बाबुओं की बात करें, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक की बात करें, आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने इससे पहले जो प्रखंड कार्यालय हैं, जो अंचल कार्यालय, उसकी भी तस्वीर पहुंचाने का काम किया था। इसके बाद हम झारखंड मंत्रालय में हैं, क्योंकि अगर सरकारी बाबू की अगर हम बात करते हैं तो जब से सबसे ऊपर बैठा हुआ जो अधिकारी है, सचिव स्तर की बात करें, मुख्य सचिव स्तर की बात करें, प्रधान सचिव स्तर की बात करें, ये अधिकारी भी अगर समय पर नहीं आते हैं तब आप सीओ, बीडीओ और डीसी से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम जब यहाँ पहुंचे सबसे पहले आपको जानकर ये हैरानी भी होगी और एक बात की खुशी भी है कि अगर झारखंड मंत्रालय में कोई सबसे पहले पहुंचने वाला कोई अगर सरकारी बड़ा अधिकारी है तो वो राज्य का मुख्य सचिव है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सबसे पहले 10:31 पर पहुंचते हैं और न्यूज़ 18 के कैमरे में हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं की, वो अलग बात है। लेकिन जो दूसरे अधिकारियों की अगर हम बात करें, दूसरे विभागों के सचिव की बात करें, तो कोई भी अभी तक मौजूद नहीं है। और इसके बाहर जो तस्वीरें हैं, अगर आप देखें पीछे, अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पहले अभी जो गाड़ी लग रही है वो अविनाश कुमार की है, पता है आपको, ऊर्जा सचिव हैं और वो अभी यहाँ दफ्तर पहुंचे हैं। लेकिन दूसरे अगर किसी भी बड़े अधिकारी की बात करें, सचिव स्तर की अगर अधिकारियों की बात करें, कोई भी इस वक्त दफ्तर में नहीं है। और ऐसी तस्वीर तब है जब झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है, शुरू होने वाला है। 26 फरवरी से पहले से तय है, 3 फरवरी को बजट का समय निर्धारित किया गया है, दिन निर्धारित है। तब की यह तस्वीर है जब सरकारी अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी झारखंड मंत्रालय में समय पर नहीं पहुंचते हैं। समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। और अगर इस वक्त अगर हम घड़ी में देखें 10:47 हुए हैं, मतलब अभी तक 47 मिनट बीत चुके हैं। और जितने भी अधिकारी, विभाग के अलग अलग सचिव की अगर हम बात करें, वो सब के सब एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं।
और देर से पहुंचने वाले अधिकारियों के नाम में शामिल हैं। बिल्कुल, चाहिए हम सीधे अपने दर्शकों को नेपाल हाउस भी लिए चलते हैं। वहां पर क्या स्थिति है? सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भुवन, नेपाल हाउस की तस्वीरें कैसी हैं, या कहें कि हर जगह कमोबेश हालत वही है, लेट लतीफी सबकी आदत में शामिल? बिल्कुल भी रहा, हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे नेपाल हाउस का। जो यहाँ की जो स्थिति है उसमें कमोबेश यही स्थिति दिख रही है। करीब 11:15 बज चुके हैं और जो सरकारी दफ्तर का जो काम काज का जो समय है वो 10 बजे से यहाँ पे काम होता है, लेकिन जो सरकारी बाबू हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके तमाम जो कार्यालय जो हैं, जो चैम्बर्स हैं, वो आप देखेंगे कि खाली पड़े हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य में जो सबसे बड़ा ये नेपाल हाउस का जो राज्य सरकार का जो सचिवालय है, इसमें स्वास्थ्य विभाग है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, तमाम ऐसे विभागें हैं जहां से यहाँ से सरकार की योजनाएं बनती हैं, मॉनिटर होता है और उसके बाद कार्यान्वित भी की जाती है। आप देखिए कि ये प्रशांत कुमार जो कि सचिव जल संसाधन विभाग के का दफ्तर हैं और उनका ये कार्यालय है। इसके अलावा अन्य जो विभागें हैं, आप देखिए कि ये योजना एवं मॉनिटरिंग भवन है, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय है। ये तमाम ऐसे कार्यालय जहां पे समय पे अधिकारियों को आनी चाहिए थी, वो अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण से जो सरकारी जो कामकाज जो सुबह 10 बजे से होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हो पाई है। जबकि सप्ताह में 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे को सरकारी दफ्तर में छुट्टी रहती है सचिवालय में, और अधिकारियों बिल्कुल 5 दिनों का ही कार्य दिवस है। और देखिए उस 5 दिन में भी जो समय तय और निर्धारित किए गए हैं, उन समयों पर ये अधिकारी या यूं कहें कि ये बाबू पहुंचते नहीं हैं। और कैसे ये उम्मीद की जाए कि ये उन तमाम योजनाओं को वक्त पर धरातल पर उतारने को लेकर संजीदा होंगे। सहयोगी उपेंद्र कुमार का रुख करूंगी, एफएफपी भवन से हमारे साथ रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपकी रिपोर्ट ने वहां के हालात को, वहां की वस्तु स्थिति को जाहिर किया है, लेकिन क्या आज अभी भी इन बाबुओं के पहुंचने में वही असर दिखता है, या फिर आपके वहां पर मौजूदगी के बाद स्थितियां बदली, संजीदगी दिख रही है? देखिए विभाग, हम हैं अभी एफएफबी बिल्डिंग में है, 10 विभाग यहाँ पे चलता है, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो सिर्फ ग्रामीण कार्य विभाग की सचिव आराधना पटनायक पहुँची हैं। उनके अलावा और किसी भी विभाग के जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो अभी नहीं पहुँचे हैं। कई जो कर्मचारी हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। पंचायती राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर है, पर्यटन विभाग यहाँ पर चलता है, परिवहन विभाग यहाँ पर चलता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बाबुओं के लेट लतीफ़ी जारी है। कई जो बाबू हैं वो यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं, हाँ, और कई बाबू जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और ये स्थिति तब है जब 5 दिन का कार्य दिवस है। कहा गया था कि हर दिन का कार्य दिवस बढ़ा दिया जाएगा और सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसको लेकर 5 दिन का कार्य दिवस हुआ था, लेकिन स्थिति यह है कि 2 दिन की छुट्टी तो ये मनाते ही मनाते हैं, साथ साथ हर दिन का जो कार्य दिवस है उस पर भी लेट लतीफ़ी इस तरह का है। कहा जाता है सचिवालय के बारे में कि 12 बजे लेट नहीं और 3 के बाद भेंट नहीं वाली स्थिति। हालांकि स्थिति में थोड़ी सुधार जरूर है, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि 20 से 25% जो कर्मचारी या बाबू हैं वो अभी पहुंचे हैं। जी विभा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका भी, भुवन किशोर झा आपका भी और अविनाश आपका भी। तो देखिए ये वो विभाग हैं, ये वो जगह आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर निर्धारण किया जाता है, विकास को रफ्तार देने को लेकर योजनाएं बनाई जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है। लेकिन इन बाबुओं के ऊपर कौन निगरानी करे, कौन ये तय करे, कौन ये सुनिश्चित करे कि ये बाबू वक्त पर आते हैं या नहीं आते? और इसीलिए सवाल ये कि क्या ऐसे विकास को रफ्तार देंगे ये लोग? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।